about the domestic and national concepts of income. ठीक है, that means there are two types of income, the domestic income and the national income. ठीक है, so we will be calculating the national income. हमें कंट्री की जो ग्रोथ रेट है उसको मेजर करने के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है. तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमसे हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम. ठीक है, तो जैसे हमने कल डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ी थी, बेसिकली कल पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम अर्न की है उन सबका सम टोटल है. ठीक है, अब वो फैक्टर्स डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर रह के इनकम अर्न की है या बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरीज रह के इनकम अर्न की है. ठीक है, पॉइंट इज द फैक्टर्स अर्न द इनकम whether they have earned within the domestic territory or beyond the domestic territory. ठीक है, इनकम फैक्टर्स ने अर्न की है, लेकिन वो इनकम फैक्टर्स में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया है या बियॉन्ड द बाउंड्रीज और टेरिटरीज अर्न किया है. कल हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था कि वो इकोनॉमिक टेरिटरीज का पार्ट है. डोमेस्टिक टेरिटरी हम इकोनॉमिक टेरिटरीज का पार्ट लेके चलते हैं बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, लाइक जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल फ्रंटायर्स होती हैं, पॉलिटिकल पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जिन जिन बाउंड्रीज में. ठीक है, क्लियर. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएस है, ठीक है, वो भी हमारी क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स में आती है. इंडियन जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, इंडियन एम्बेसी जो कि यूएस में लोकेटेड है. ठीक है, तो पॉलिटिकल फ्रंटायर्स का पार्ट मानेंगे. ओके, तो इस तरीके से हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और दोनों का कन्वर्जन. ओके, सो बेसिकली जो हमारे पास जीडीपी कॉन्सेप्ट मोस्ट कॉमन जो पढ़ते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, नाम से ही बता दें कि इट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट मीन्स द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट की वैल्यू. ग्रोस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक दैट मीन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, प्रोडक्ट दैट मीन्स जो भी आउटपुट प्रोड्यूस की. ठीक है, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट या फिनिश्ड आउटपुट या फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू होती है. अब अगर हम इस जीडीपी से जी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बेसिकली डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आता है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज या बाउंड्री, वेदर बाय द और आइदर बाय द इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल. हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुआ होना चाहिए वो, चाहे वो किसी एमएनसी ने प्रोड्यूस किया है, चाहे किसी डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया. मतलब इंडियन कंपनी या इंडियन प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है इंडिया में रह के या अर्न किया है, या फिर फॉरेन नेशनल, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो रही है चाहे कंपनी की बात हो रही है. ठीक है, सो फॉरेन नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया आउटपुट भी जीडीपी में ही काउंट होगा अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी दैट मीन्स इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है. सैमसंग की एक यूनिट में, इंडियन प्लांट में जितने भी मोबाइल फोन प्रोड्यूस किए होंगे वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होंगे, इंडिया की जीडीपी में काउंट होगी. ठीक है, दो द कंपनी वो फॉरेन नेशनल, ठीक है, बट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो प्रोड्यूस किए गए. ठीक है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर प्रोड्यूस किया है तो हमारी जीडीपी का पार्ट माने जाएंगे. क्लियर. सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है वो टोटल आउटपुट जो कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, चाहे वो इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया है चाहे वो फॉरेन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया है. ठीक है, वो जीडीपी का पार्ट होगा, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होना चाहिए. दूसरी तरफ जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है ये नेशनैलिटी को रेफर करता है. The output of the total value of total output which is produced by the Indian nationals within the domestic territory of India as well as outside or beyond the domestic territories of India. पॉइंट इज कि सिर्फ इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया होना चाहिए वो, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है चाहे इंडिया से बाहर प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, वो कंपनी, ठीक है, लाइक टाटा है, टाटा का जो अमेरिकन प्लांट है वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ प्रोड्यूस हुई होंगी वो हमारी जीएनपी का पार्ट मानी जाएंगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि टाटा जो है वो एक इंडियन नेशनल कंपनी है. ठीक है, इंडियन
यहाँ पे है उसके, ठीक है। सो ये क्या कहता है, वो टोटल आउटपुट जो इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस की है, चाहे वो नेशनल एक इंडिविजुअल की बात करें, नेशनल्स की बात कर रहा हूँ, आइदर इट इज एन इंडिविजुअल और ए कंपनी, ठीक है, और ए कॉर्पोरेट, क्लियर। तो ये क्या कहता है, वो टोटल आउटपुट जो इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया है आइदर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, चाहे हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है चाहे बाहर की किसी कंट्री में, बशर्ते वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये जीएनपी है, ठीक है। अब हमारे पास जीडीपी डायरेक्ट हमें कन्वर्ट करना है जीएनपी में। हमने क्या कहा, ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट है, किस किसने प्रोड्यूस किया है, इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, प्लस फॉरेन नेशनल्स ने भी प्रोड्यूस किया है, इसमें दोनों आ गए, लेकिन इंडियन बाउंड्रीज के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, इंडियन नेशनल्स ने भी प्रोड्यूस किया और फॉरेन नेशनल्स ने भी। जीएनपी ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, इसमें वो टोटल आउटपुट आएगी जो सिर्फ इन्होंने प्रोड्यूस की है, इंडियन नेशनल्स ने, द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट विच इज डन बाय द इंडियन नेशनल्स irrespective of the domestic territories or the geographical boundary। ये नहीं मानता है कि वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होना चाहिए, नहीं, वो कहता है सिर्फ नेशनैलिटी कंसीडर करो कि इंडियन नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है चाहे इंडिया से बाहर प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस किसने किया हो, इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया हो, ठीक है। वो कंपनी इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है, वो पर्सन जो बाहर जॉब कर रहा है, बाहर कमा रहा है, वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, इंडियन नेशनल माना गया और उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है वो हमारी जीएनपी मानी जाएगी, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट माना जाएगा। अब देखो हमने इसमें से क्या कर दिया, फॉरेन नेशनल्स का जो आउटपुट है वो हटा दिया, राइट। भाई जीडीपी डोमेस्टिक में क्या था, इंडियन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया प्लस फॉरेन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया, लेकिन कहाँ पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज और द बाउंड्रीज, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। ये क्या कहता है, डजंट मैटर कि वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस किसने किया होना चाहिए, इंडियन नेशनल से, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर प्रोड्यूस हुआ है। तो जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे नेशनल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो सीधा सीधा क्या हट जाएगा, फॉरेन नेशनल्स ने जो प्रोड्यूस किया है कहाँ रह के, इंडिया में रह के, ठीक है, वो हटा देंगे और क्या आ जाएगा, जो इंडियन नेशनल्स ने बाहर रह के प्रोड्यूस किया है। तो इसको हम कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे कैलकुलेट होता है, दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो इंडियन नेशनल्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके द्वारा कमाई गई इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो दैट मीन्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इंडिया से बाहर रह के काम कर रहे हैं, अर्न तो कुछ किया होगा, ठीक है, तो इंडिया में लेके आएंगे। इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडियन नेशनल नहीं है, फॉरेन नेशनल्स हैं, बट इंडिया में रह के काम कर रहे होंगे, तो इंडिया से कुछ कमाया होगा उन्होंने, ठीक है, तो उसको हम हटा देंगे। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली हमने क्या हटा दिया, फॉरेन नेशनल जो यहाँ पे रह के कमा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज दे के कमा रहे हैं, वो हटा दिया और क्या ऐड कर दिया, इंडियन नेशनल जो कि फॉरेन में रह के कमा रहे हैं उसको ऐड कर दिया। ओके क्लियर, ऐड कर दिया इंडियन नेशनल्स का आउटपुट या इनकम जो फॉरेन में कमाई, लेस कर दिया फॉरेन नेशनल्स की इनकम या आउटपुट जो इंडिया में रह के उन्होंने कमाई या प्रोड्यूस किया। तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए ऐड हो जाता है NFIA। ओके, अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट मींस इंडियन नेशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न सपोज 10 करोड़ फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इंडियन नेशनल्स ने बाहर रह के, विदेशों में रह के 10 करोड़ रुपए कमाए किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। इसी तरीके से उसी पर्टिकुलर ईयर में फॉरेन नेशनल, विदेशियों ने इंडिया में रह के 15 करोड़ कमाए, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु हैव अर्न्ड इन इंडिया। फॉरेन नेशनल्स थे लेकिन इंडिया में रह के काम कर रहे थे, उन्होंने इंडिया से उस साल 15 करोड़ रुपए कमाए। इसी तरीके से इंडियन नेशनल डिफरेंट कंट्रीज में रह के कमाए कितने, 10 करोड़।
तो NFIA कितना आ जाएगा 10 करोड़ माइनस 15 करोड़ माइनस 5 करोड़, ठीक है। होएगा ऐड ही, GDP में ऐड कर देंगे प्लस माइनस 5 करोड़, फिर ब्रैकेट ओपन होकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम प्लस नहीं करेंगे, क्लियर। फॉर्मूले में एज इट इज, जब आगे फॉर्मूले करेंगे तो जो फॉर्मूले में रहेगा वो एज इट इज हम करते रहेंगे, ठीक है। तो NFI ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से GNP पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA ऐड कर देते हैं। NFIA कैसे निकलती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये होती क्या है ये भी हमने बता दिया है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। So next we will discuss about the gross and net concept, ठीक है। तो नेशनल इनकम या GDP जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने अभी भी देखा, ठीक है, कि हमने ग्रोथ कैलकुलेट किया था, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम ग्रोथ से नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, GDP से हम NDP भी निकाल सकते हैं, या GNP से हम NNP भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ की बजाय अगर हमें नेट निकालना है, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम निकलने हैं तो हमारे पास नेट कॉन्सेप्ट ही हम यूज करेंगे, ठीक है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP या GNP हम नहीं यूज करेंगे, ओके। तो हम नेट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए, दैट इज NNP एट FC होती है हमारी, ठीक है। नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोड, ठीक है। नेशनल इनकम NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोड, ठीक है। सो ग्रोथ एंड नेट, अभी तक हमने देखा GDP हमारे पास होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये कैसे निकलता है हम आगे देखेंगे कि बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स और आउटपुट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 सेक्टर होते हैं, तीनों से जो भी फिनिश या फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होती है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, उनकी मार्केट वैल्यू होती है GDP, ठीक है, क्लियर। अब GDP हमने निकाल लिया है, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट कॉन्सेप्ट चाहिए, बिकॉज इट इज ग्रॉस, ये सम टोटल है, सभी फिनिश्ड गुड्स का टोटल है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए नेट कॉन्सेप्ट। तो ग्रोथ से जब हम नेट पे जाते हैं तो सिंपली जैसे हम हर बार करते हैं कि डेप्रिसिएशन हर जगह यही होता है, डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि it is the estimated or assumed value of the asset which is to be reduced during the course of action of usage। हमें पता है कि जब हम कुछ चीजें यूज कर रहे हैं लाइक फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, तो उनको यूज करते हैं तो ड्यूरिंग द passage of time और ड्यू टू with the passage of time उन एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, लाइक नॉर्मल वियर एंड टियर हो गई या कोई दूसरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से वो आउटपुट जो हम यूज कर रहे हैं उनमें से कुछ फिक्स एसेट भी तो होते होंगे जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस की है, बीइंग अ प्रोड्यूसर, मशीनें भी तो प्रोड्यूस हुई होंगी तो उनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो हमने जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस की उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ रही होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई होगी, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन हमारा क्या था, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वो एसेट की वैल्यू का रिडक्शन था, ऑब्वियसली होता है हर एक फिक्स एसेट के ऊपर लगता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा है ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए कि हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब वो प्रोड्यूस की गई थी तो उसकी वैल्यू कुछ थी, लेकिन कुछ टाइम बाद यूज करने के बाद उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी, वैल्यू साल के शुरुआत में प्रोड्यूस हुई, हम निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या पूरे साल उसकी वैल्यू सेम ही रही होगी, नहीं ना, वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। तो एक अज्यूम्ड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि हम डेप्रिसिएशन मानेंगे इतने वैल्यू का रिडक्शन हो गया होगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। सो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाने के लिए, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। नेट से वापस ग्रोथ निकालना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट द टू कॉन्सेप्ट्स आर मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट, ठीक है। सी मार्केट प्राइस का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जिस वैल्यू के ऊपर बेची गई है, ठीक है। तो अगर हमने सेल्स ले रखी है कहीं पे 10 लाख की सेल्स है, ₹10 लाख, ओके। सेल्स ऐड करके हम जो भी निकालेंगे लाइक GDP निकला सपोज, ठीक है, सेल्स को ऐड करके, तो मार्केट प्राइस पे निकला होगा या फैक्टर कोस्ट पे निकला होगा। सपोज हमें सेल्स रखी 10 लाख की, ठीक है, A की
इसी तरीके से बी की सेल्स भी दे रखी है, हमने सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट आ गया, ठीक है। अब वो मार्केट प्राइस पे आया है या फैक्टर कॉस्ट पे, हमें ये नहीं पता, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेल कहाँ होती है? मार्केट में। और जब सेल हुई है तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे हुई होगी, और वो प्राइस क्या कहा जाता है उस प्रोडक्ट का? मार्केट प्राइस, या तो सेल्स प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमने सेल्स ऐड की है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो जहाँ पे भी सेल्स ऐड की है तो ऑटोमेटिकली जो जीडीपी निकला होगा या एनडीपी निकला होगा वो किस पे निकला होगा? मार्केट प्राइस पे निकला होगा। जहाँ पे भी सेल्स की बात दे रखी है, सेल्स है, ठीक है, तो डायरेक्टली कहाँ पे निकली होगी? मार्केट प्राइस पे, क्योंकि गुड्स सोल्ड हो चुकी है तो किसी मार्केट में हुई है और जिस प्राइस पे हुई है वो उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कहा गया होगा, ठीक है। तो ये 10 लाख क्या है? उन सोल्ड आउटपुट का मार्केट वैल्यू है। तो हमने इन सबको ऐड करके जो जीडीपी निकाला है वो किस पे निकला होगा? मार्केट प्राइस पे निकला होगा, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम दे रखी है, फैक्टर इनकम दे रखी है, चाहे वो अलग अलग भी दे रखी है हमें, भाई किसी का कॉम्पनसेशन दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। सो रेंट किस पे लगता है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लगता है, फैक्टर है लैंड एंड बिल्डिंग, एंड बदले में उनको जो मिल रहा है वो उनकी फैक्टर इनकम है। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर मिलता है, कैपिटल इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बदले में इंटरेस्ट मिला तो फैक्टर इनकम है वो। इस तरीके से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की एक फैक्टर इनकम है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम प्रोड्यूसर के लिए क्या बन जाती है? ठीक है। तो फैक्टर इनकम को ऐड करने पे जो हम निकालेंगे एनडीपी, वो हमारा क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा। क्लियर? अब एक और चीज ध्यान रखना, आगे काम आएगी नेक्स्ट चैप्टर में, कि जब हम फैक्टर इनकम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास जीडीपी नहीं निकलेगा, हमारे पास एनडीपी निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इनकम ऐड की है, कोई गुड्स ऐड नहीं की, गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं की है, हमने सिर्फ फैक्टर इनकम, रेंट ऐड किया हमने, इंटरेस्ट ऐड किया हमने, प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। और क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज का, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इन सबको ऐड करके हमने जो निकाला एनडीपी निकलेगा। भाई जीडीपी क्यों नहीं निकला? क्योंकि इनकम के ऊपर डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगता है, डेप्रिसिएशन तो गुड्स के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे रेंट ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, कॉम्पनसेशन ऐड किया, सभी फैक्टर्स की इनकम को ऐड कर दिया, और उसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकला? एनडीपी निकला, जीडीपी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इनकम के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, हमने गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं की, सेल्स ऐड नहीं की, परचेजेस लेस नहीं की। ओके, तो कन्वर्जन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जब हमें मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है, सपोज जीडीपी एंड एमपी निकाल के दे रखा है, या हमने निकाल लिया, दैट मीन्स हम मार्केट प्राइस पे पहुंच गए हैं, हमें निकालना है जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करें? अब देखो, जब हमने गुड्स मार्केट में बेची है, ठीक है, तो जिस प्राइस पे बेची वही उस गुड्स का मार्केट प्राइस होगा। तो उस प्राइस में क्या इंक्लूडेड है? टैक्स लग चुका होगा उन गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें टैक्स कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, ठीक है, जो आज के टाइम में जीएसटी हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इन मार्केट प्राइस में आईटी या इनडायरेक्ट टैक्स एडेड है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, दैट मीन्स उनको बनाने की लागत, उन गुड्स को जब बनाया होगा तो कितनी कॉस्ट आई होगी, ठीक है। ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितने भी फैक्टर्स यूज हुए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको जो हमने पे किया है। तो बेसिकली बोला जाए तो गुड्स को प्रोड्यूस करने की लागत है, कॉस्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। तो फैक्ट्री से जब मार्केट में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर इंडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, फैक्ट्री से मार्केट में जाते हुए उनके ऊपर इंडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब इनमें इंडायरेक्ट टैक्स ऐड हो चुका है, ठीक है। फैक्ट्री से जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से वापस फैक्ट्री में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस में आईटी ऐड हो गए। सो मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जाने के लिए इंडायरेक्ट टैक्स लेस कर देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से मार्केट में जाते हुए लगता है इंडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वापस हमें इसकी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मतलब प्रोडक्शन की लागत निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इंडायरेक्ट टैक्स ने प्रोडक्शन में कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया ना टैक्सेस ने, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। एक और चीज आती है सब्सिडी। सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज गुड्स की वैल्यू को या प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है, ठीक है।
ये सब्सिडीज दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, चाहे रॉ मटेरियल पे दी गई है या दूसरे इनपुट्स के ऊपर दी गई कि रॉ मटेरियल आपको सस्ते में मिल जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है इसके ऊपर, आपको पूरा प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोपोर्शन आपके बदले गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, लाइक एलपीजी के ऊपर सब्सिडी आपको मिल रही है, ठीक है। तो वो क्या है, हमें पूरा प्राइस नहीं पे करना पड़ता, हमारे बिहाफ पे कुछ गवर्नमेंट भी पे करेंगे। तो इसी तरीके से रॉ मटेरियल के ऊपर सब्सिडी मिल गई प्रोड्यूसर को, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई ना, ठीक है। सो आईटी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हुए आईटी हमने ऐड कर दिया था, इंडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है और सब्सिडी इसमें से हट गई है, ठीक है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो वापस से सब्सिडी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये सब्सिडी मार्केट प्राइस को रिड्यूस करती है, प्राइसेस को रिड्यूस करती है, क्योंकि ये प्राइस प्रोड्यूसर ने नहीं पे किया, गवर्नमेंट ने पे किया, प्रोड्यूसर ने पे ही नहीं किया तो क्या करेगा, उतनी वैल्यू चार्ज भी नहीं करेगा, तो ये माइनस कर देता है मार्केट प्राइस में से सब्सिडी को, ठीक है। और जब वापस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा सब्सिडी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हुए इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स तो मार्केट में लगते हैं, हमें वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है, तो इंडायरेक्ट टैक्स अब लगे नहीं थे तो हमें वापस से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सिडीज ऐड हो जाएंगी क्योंकि हमने यहाँ पे उनको मार्केट प्राइस तक जाते जाते लेस कर दिया था, हमें ऐड करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो सब्सिडीज हम ऐड कर देंगे। तो मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट पे जाते हुए हमने आईटी माइनस कर दिया और सब्सिडी लेस कर दिया। अब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो सब्सिडीज क्या हो जाएगी, भाई कॉस्ट को रिड्यूस करती है ना सब्सिडीज, तो सब्सिडीज को माइनस कर देंगे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन की कॉस्ट घटा दी है, तो सब्सिडीज माइनस होगी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाते हुए। और आईटी इंडायरेक्ट टैक्सेस प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, आप फैक्ट्री से मार्केट पे जाते हुए टैक्सेस लग जाते हैं तो प्राइस बढ़ गया तो प्लस कर देंगे इंडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्लियर। या फिर हम डायरेक्टली एनआईटी यूज करेंगे, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। कई बार ये अलग अलग भी दिया जा सकता है, कई बार एनआईटी की वैल्यू निकाल के दे रखी हो सकती है। अभी एनआईटी कैसे निकलता है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे पास, उसमें से जब हम सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एनआईटी आ जाता है, आईटी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। इंडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दो, एनआईटी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एनआईटी कब ऐड होएगा और कब लेस होएगा, जहां पे इंडायरेक्ट टैक्स लेस होता है वहां पे एनआईटी लेस हो जाएगा, और जहां पे इंडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है वहां पे एनआईटी ऐड हो जाएगा। इंडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हुए ऐड हो जाता है, फैक्ट्री से मार्केट पे जाते हैं तो टैक्स लगते हैं ना, तो आईटी वहां पे ऐड हो जाता है, तो एनआईटी भी क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हुए एनआईटी ऐड हो जाएगा। और मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री में आओगे तो टैक्सेस थोड़ा लग रहे होते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ा ना लगे थे, तो आईटी माइनस कर दोगे, मतलब एनआईटी माइनस हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हुए एनआईटी माइनस, और फैक्ट्री से जब मार्केट में गए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तो एनआईटी ऐड, क्योंकि ये प्राइसेस को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कन्वर्जन करते हैं।